जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शोएब नकवी और मैं मौजूद हूँ KNS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लासेस। चैप्टर चल रहा है हमारा डीसी सर्किट। डीसी सर्किट पे आज है हमारा लेक्चर 05 के, जिसके अंदर हम पढ़ने लगे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, another very important topic of first year physics named as व्हीट स्टोन ब्रिज। तो क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज? आप समझिए कि 1843 में चार्ल्स व्हीट स्टोन के किए जाने वाली कुछ अहम तरीन इन्वेंशन में से एक ये व्हीट स्टोन ब्रिज भी है। 1843 में चार्ल्स व्हीट स्टोन एक ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं कि जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस सर्किट का नाम रखा गया है व्हीट स्टोन ब्रिज। सही? क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज? इट इज अ सर्किट डिजाइन बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन in 1843. It used to measure, एक मिनट, एक बात सुन लो। अगर किरचॉफ लॉ नहीं पढ़कर आए तो पहले जाके किरचॉफ लॉ पढ़कर आ जाओ, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को भी किरचॉफ लॉ से ही करेंगे। अगर 10th में किया था तो वैसे नहीं करने वाले, व्हीटस्टोन ब्रिज को करेंगे हम किससे? किरचॉफ लॉ से आज। सो इट यूज्ड टू मेजर अननोन resistance in a circuit. It used to measure unknown resistance in a circuit. व्हीटस्टोन ब्रिज किसका आता है? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में, सर्किट के अंदर अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में काम आता है हमारा कौन? हमारा अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो जी बनाए। कैसा दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। आप यहां पे ले लो, एक यहां से एक रेजिस्टर लगाओ। ओके, थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। एक रेजिस्टर लगाओ, और यहां बीच में भी एक अदद क्या लगा लो? बीच में भी एक अदद रेजिस्टर लगा लो। सही? इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, इसको R2 कह दो, इसको R3 कह दो, इसको R4। ठीक? यहां से एक कनेक्शन निकालो और इसको जोड़ दो एक अदद बैटरी के साथ या एक अदद सेल के साथ। तो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का दिखता है कि जिसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस लग रखी है? R1, R2, R3, R4 और ये बहुत ही खराब सा R5, अभी भी बहुत खराब। सही? तो ये हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस लग रखी? 5 रेजिस्टेंस लग रखी। अब देखो एक बात को हमने समझना है सबसे पहले ना, व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन से? एक होता है हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और हम भी किसकी बात करने वाले हैं? हम भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करने वाले हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर मैं आपसे पूछूं करंट के चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप बोलेंगे करंट के चलने के लिए सबसे जरूरी चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट के चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जब चलेगा, अगर करंट यहां से आया आई, अगर करंट यहां से आया क्या? आई, चलो कैपिटल आई कहते हैं। अगर यहां से करंट आई आया तो यहां पर करंट कितना जाएगा? यहां पर करंट कितना जाएगा? लेट से यहां पर गया I1, यहां पर कितना गया? I1, और यहां कितना जाएगा? यहां जाएगा I माइनस I1। बोलो ऐसे ही होगा। आई यहां पर आया, अगर आई यहां चला गया, अरे ऐसे ही तो होगा। देखो आई आया, आई में से I1 निकाल दो जो यहां चला गया, तो जो बचेगा वो इधर जाएगा ना, I माइनस I1। अब अगर करंट यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। बोलो ऐसा है या नहीं है? अगर करंट यहां से यहां जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर यहां से यहां जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। अब अगर मैं तुम्हें कहूं करंट अगर, अब जब करंट यहां पहुंचे तो करंट के यहां और यहां जाने के लिए कितने रास्ते होने चाहिए? मतलब करंट जब यहां पहुंच गया तो करंट आगे ट्रेवल करे कितने रास्तों पर? 2 रास्तों पर, एक यहां पर और एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। सही? तो यहां पर करंट कब ट्रेवल करे?
कि जब ये हायर पोटेंशियल हो, ये लोअर पोटेंशियल हो, बोलो ऐसा है या नहीं? ये क्या हो, हायर पोटेंशियल हो, और ये क्या हो, लोअर पोटेंशियल। तो तभी करंट यहां ट्रेवल करेगा और फिर कुछ करंट यहां चला जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा। जैसे यहां पर आके 2 हिस्सों में टूटा था, वैसे यहां पर आके भी 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मैं इसको अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इफ R5 रिसीव करंट देन व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन नाम था साइंटिस्ट का, चार्ल्स व्हीट स्टोन, जिसने बनाया था, इसलिए उसके नाम पर है। इफ R5 रिसीव करंट देन व्हीट स्टोन ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। तब ये कैसा है? अनबैलेंस्ड है। अगर मेरा R5 करंट रिसीव कर रहा है, तुम्हें वहां तक नजर आ रहा है? इतना कोने कोने में हमने लिख दिया, तुम्हें नजर आ रहा है? ओके, नहीं नजर आ रहा? ओके, अब दिख रहा है। तो अगर मेरा R5 रिसीव कर रहा है करंट, तो व्हीट स्टोन ब्रिज मेरा अनबैलेंस्ड है। अब अगर R5 रिसीव कर रहा है, अनबैलेंस्ड है, क्यों है भाई अनबैलेंस? देखो बैलेंस कब होगा कि जब जितना पोटेंशियल यहां पर हो उतना ही पोटेंशियल यहां पर। बैलेंस कब होगा? जितना पोटेंशियल यहां पर हो उतना ही पोटेंशियल अगर यहां पर हो, तो मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज वहां पर बैलेंस्ड होगा। क्या आ रही है बात समझ में? और तुम खुद सोचो ना, अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम है, तो क्या R5 में करंट जाएगा? बताओ। अगर इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम है, तो क्या R5 में करंट जाएगा? नहीं जाएगा R5 में करंट। R5 में करंट कब जाता है? जब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल डिफरेंट होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, या तो यहां से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। चलो पहले मैं मान लेता हूं कि R5 के अंदर करंट जा रहा है। पहले क्या मान लेता हूं? R5 के अंदर करंट जा रहा है, सही। अब ये देखो, मैं क्योंकि इसके ऊपर केवीएल लगाने वाला हूं, मैं किससे सॉल्व करूंगा? बाय यूजिंग केवीएल। तो मैं कहता हूं लेट्स से कि वोल्टेज की डायरेक्शन ऐसे बना लो, और यहां पर भी वोल्टेज की डायरेक्शन ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना ले वोल्टेज की डायरेक्शन। चलो पहले देखिए किसमें कितना करंट जा रहा है। मान लो कि यहां पर जो करंट आया, इसमें मैं कहता हूं कि यहां पर जो करंट गया, लेट्स से वो करंट क्या था मेरे पास। मान लो कि अगर मैं यहां पर रेजिस्टर को हटा के गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ताकि वो मेजर कर दे कितना करंट आया है। मैं यहां पर क्या लगा दूं? एक अंदर गैल्वेनोमीटर लगा लूं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस रहेगी। गैल्वेनोमीटर के अंदर की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आरजी। अगर मान लो यहां पर करंट आईजी आ गया, तो यहां पर देखो, यहां पर आया था I1 में से आईजी इधर चला गया, तो इधर क्या आएगा? I1 माइनस आईजी। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा? भाई यहां से आया I1, क्या कह रहा हूं मैं, यहां से आया I1 में से आईजी इधर चला गया, यहां क्या जाएगा? I1 माइनस आईजी। ऐसा ही होगा। ये आया I1, 2 हिस्सों में उठा, आईजी इधर चला गया, आईजी कौन सा? करंट इन गैल्वेनोमीटर। और यहां पर क्या चला गया? I1 में से जो आईजी निकल गया, उसके बाद जो बचा वो R3 में चला गया। अच्छा, यहां पे क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा था I माइनस I1। अब यहां से आया आईजी और लेट से वो ऐसे ट्रेवल करता है यहां पे साथ। क्योंकि होगा क्या, मैं तुम्हें बताता था केवीएल के अंदर कि जितना करंट यहां से अंदर आया, वहां से करंट उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो अगर यहां से आईजी इधर चला गया, तो आईजी यहां से इस तरफ जाएगा, यानी यहां पर करंट आ क्या रहा था? I माइनस I1 ये आ रहा था, ये आईजी और मिल जाएगा, तो यहां पर आते आते आईजी ऐड हो जाएगा। बोलो ऐसा ही है? अरे देखो ना, यहां से आईजी गया, ये यहां से I माइनस I1 आया, I माइनस I1 यहां पहुंचा, आईजी यहां पहुंचा। अब I माइनस I1 और आईजी मिलकर आगे गया, तो I माइनस I1 प्लस आईजी बन गया। क्या हो जा रही है बात समझ में? ये देखो, यहां से आया आईजी, यहां से आया I माइनस I1, तो I माइनस I1 और प्लस ये आईजी मिल गया, तो ये दोनों यहां से साथ में आगे गए। सही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये यहां से आ रहा है आईजी, ये यहां से करंट इधर जा रहा है, ये यहां से करंट इधर जा रहा है। अब क्योंकि हम कहते हैं लूप में, हम क्या कहते हैं? लूप में है, सही। तो मैंने इसको ऐसे बनाया, ये यहां से आगे जा रहा, इसको मैंने ऐसे बना दिया। और यहां से करंट कहां जा रहा? इस तरफ। यहां से करंट कहां जा रहा? इस तरफ। क्या आ रही है बात समझ में? यहां से करंट इधर जा रहा है, यहां से इधर से आगे, इधर से आगे। मैंने 2 लूप बना लिए, सही। इन लूप को कुछ नाम दे दे। इसको लाइट से कहते हैं A B C D। तो पहले मैं लूप ए की बात करता हूं। कौन सा लूप? A B C A। पहले मैं इस लूप की बात करने वाला हूं, लूप A B C A। चलो और इसकी बात करें। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? लूप A B C A की बात करें, सो बाय यूजिंग किरचॉफ voltage law, by using Kirchhoff's
वोल्टेज लॉ हम बात करेंगे लूप एबीसीए की, ठीक है जी। एबीसीए के अंदर आप सबने आप देखना है कि अब सबसे पहले मुझे बताओ करंट जा रहा, ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे, ओ सॉरी गलत बन गया, सही कर ले। अभी देखो करंट इसमें भी जा रहा है, यानी मेरा वीडी स्टोन ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस, क्योंकि मेरा करंट अभी इसमें भी जा रहा है ना, अगर बैलेंस हो तो इसमें नहीं आता। चलो पहले बात करते हैं, देखो वोल्टेज भी ऐसे ही, वोल्टेज भी ऐसे ही, करंट भी ऐसे ही, वोल्टेज भी ऐसे ही, करंट भी ऐसे ही, सेम डायरेक्शन में। वोल्टेज कितना होगा, माइनस का I1 R1। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है केवीएल के अंदर अगर वोल्टेज करंट एक डायरेक्शन में हो तो माइनस का साइन आता है, और केवीएल तो याद है ना भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और ये V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, तो ये आ गया। अच्छा फिर यहां से वोल्टेज जा रहा ऐसे नीचे की तरफ, क्या कह रहा मैं, यहां से ये देखो आईजी में करंट जा रहा नीचे, ये भी ऐसे सेम डायरेक्शन, देखो वोल्टेज भी ऐसे नीचे, वोल्टेज का लूप देखो, वोल्टेज का लूप देखो, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट भी ऐसे ही, वोल्टेज का लूप भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये I1 IG ऐसा ही होगा। कुछ आ रही है क्या बात समझ में, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ये वोल्टेज यहां से ऐसा आ रहा, देखो माइनस का क्यों लिया, क्योंकि करंट भी इस डायरेक्शन में और वोल्टेज भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज का अपोजिट लेता है, और इसको मैंने लिखा है I1 GB, इसको मैं लिखूंगा IG RG। वोल्टेज होता है ना करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस IG RG, IR रेजिस्टेंस, उसका वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो गैल्वेनोमीटर का करंट है वो है IG, जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो है RG, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज आ गया, क्योंकि वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज माइनस का साइन आया। बोलो इतनी बात समझ में आती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्या सही है यहां तक की बात, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सही। अच्छा चलो अब यहां देखो, जब हम इधर आएंगे, जब हम यहां पर आके देखेंगे तो यहां पर आके हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये देखो वोल्टेज ऐसे घूम रहा, वोल्टेज ऐसे घूम रहा, करंट ऐसे जा रहा, वोल्टेज ऐसे ऊपर करंट ऐसे नीचे, अपोजिट डायरेक्शन, वोल्टेज ऐसे ऊपर करंट ऐसे नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है सेम साइन आता है, प्लस का साइन, आई मीन टू। करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितनी है R2, रेजिस्टेंस कितनी है R2, करंट कितना है I माइनस I1, तो इसको क्या लिखेंगे I माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यही तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ था, क्या नजर आ रहा है, यही हमारे पास किरचॉफ का क्या था, वोल्टेज लॉ। देखो ना, वोल्टेज ऐसे, करंट ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है प्लस का साइन आता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि अगर मान लो, क्या मान लो कि ये दोनों माइनस के उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा, I माइनस I1 R2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस IG RG। ये बन गया, ये बन गया हमारे पास। और अगर मैं बोलूं फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अब ईमानदारी से बताना, मैंने तो बताया था जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, जब यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, यही बात हमारी हुई थी। जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, IG कितना होगा, 0। जब यहाँ का पोटेंशियल सेम तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, जब यहाँ पर करंट नहीं जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0। जब यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा तो IG कितना रहने वाला है, IG को ले लेंगे हम 0 के बराबर। जब IG को लेंगे 0 के बराबर तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, I माइनस I1 टाइम्स R2 इज इक्वल टू I1 R1। इसको तो हटा दो ना, जब IG 0 इधर से 0 मल्टीप्लाई कराओगे ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसको हम कंडीशन 1 बना देते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही, क्या इतनी बात समझ में आ रही कि ये हमने बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बनाया भाई, जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, जब यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा, जब यहाँ पर करंट नहीं जाएगा तो IG कितना होगा, 0। ऐसा ही है, क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ साइड में लिख दें, I माइनस I1 R2 इज इक्वल टू I1 R1। एक्चुअली होता क्या है कि हम इसको बैलेंस ही रखते हैं, हम इक्वेशन भी किसके लिए बना रहे हैं, बैलेंस करेंगे। बीच में गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया वो तो ताकि देख रहे हैं कि कहीं इससे अनबैलेंस करंट इधर तो नहीं आ रहा, तो फिर हम रेजिस्टर्स को एडजस्ट करते हैं ताकि यहां पर करंट ना आए। तो हम भी फॉर्मुला किसके लिए बनाएंगे, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए, अनबैलेंस के नहीं बनाएंगे। ये इक्वेशन तो किसके लिए थी, अनबैलेंस के लिए, ये किसके लिए है, बैलेंस के लिए। मिटा दें, क्या मिटा दें हम इसको, दूसरे लूप को देखें, कौन से लूप को, लूप नंबर BCDB, BCDB या CDBC, कुछ भी बना लो तुम, तुम्हारी मर्जी, मिटा दें। आओ दूसरे लूप को देखें,
तो लूप कौन सा है हमारे पास? सी था, बी सी डी बी लूप था, बी सी डी बी। ठीक, चलो आ जाओ चेक करें क्या बनेगी इक्वेशन। ये देखो, करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, वोल्टेज भी घूम रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, वोल्टेज भी घूम रहा है ऐसे। जब वोल्टेज भी ऐसे घूम रहा, क्या बोलेंगे? जब वोल्टेज भी ऐसे जा रहा, करंट भी ऐसे ही जा रहा, वोल्टेज भी ऐसे ही घूम रहा, तो यानी कि ये इधर सेम डायरेक्शन, माइनस का साइन आएगा। क्या लिखेंगे हम इसको? हम इसको लिखेंगे I1 माइनस आई जी टाइम्स R3। क्या ये लिखेंगे? बताओ यही होगा? यही होगा ना? यही तो होगा। ऐसे वोल्टेज ऐसे घूम रहा, करंट ऐसे जा रहा, सेम डायरेक्शन में तो है, वोल्टेज भी ऐसे, करंट भी ऐसे, तो आएगा क्या साथ में? माइनस का साइन। जब सेम डायरेक्शन में तो माइनस का साइन आता है। उसके बाद इसको देखो, ये देखो, वोल्टेज ऐसे घूम रहा, ये ऐसे ऊपर जा रहा, वोल्टेज ऐसे घूम रहा, ये ऐसे ऊपर जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसको कैसा लोगे तुम? प्लस का। जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैसा लेते हैं हम? प्लस का। क्या होगा? आई माइनस I1 प्लस आई जी टाइम्स R4 और तीसरा क्या? आई जी। अब देखो, ये ऐसे घूम रहा, करंट इसमें ऐसे आ रहा, करंट इसमें ऐसे, ये ऐसे, ये नीचे करंट इसमें, ये ऐसे, तो अपोजिट है ना। जब अपोजिट होगा तो इसको तुम कैसा लोगे? प्लस का। ये होगा प्लस का आई जी आर जी इक्वल 0। क्या आ रही है मेरी वाली बात समझ में? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सही क्या तुम्हें वहां तक दिख रहा है? हाँ भाई, तुम्हें वहां तक का नजर आ रहा है। सही। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I माइनस I1 प्लस आई जी R4 प्लस आई जी आर जी इज इक्वल टू, ये माइनस वाली पूरी वैल्यू उठाकर वाले जाएंगे तो I1 माइनस आई जी R3। सही। और मैं बात करूं किसके लिए? फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आईजी कितना होता है? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में 0, तो तुम यहां 0 कर दोगे, ये बचेगा क्या? सिर्फ I माइनस I1। जब तुम इसको 0 कर दोगे तो ये IG तो हट जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सिर्फ I माइनस I1 और ये वाला R4। जब तुम यहाँ IG 0 रखोगे तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यानी इसको लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। यहां भी IG को 0 लिखोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ I1 R3। क्या आ रही है कुछ बात समझ में? क्या आ रही है कुछ बात समझ में? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है। ऐसा ही है, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है सबको। इसमें कोई मसले वाली बात हमें नहीं नजर आती। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। चल, इसको हम कहेंगे ये हमारी कंडीशन नंबर 2 बन गई। सही, ये हमारी कंडीशन नंबर 2 बन गई। इसको भी कॉपी कर लें और मैं यहां साथ में कंडीशन नंबर 1 भी लिखने लगा। कंडीशन नंबर 1 थी I माइनस I1 टाइम्स R2 इज इक्वल टू I1 टाइम्स R1। ये था हमारे पास, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हमने इससे पहले बनाई थी। सही है क्या? ठीक है। ये दोनों बातें, ये दोनों इक्वेशन किसके लिए बनी है? जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। पॉज करें, कॉपी कर लो, पॉज करो और कॉपी कर लो, मिटा दें। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कंडीशन क्या बनेगी? I माइनस I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय I माइनस I1 R4 इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I1 R3। यही बनेगा। जब इसको इससे और जब इसको इससे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा। अब I माइनस I1 से ये कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या बचेगा? R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि R1 को यहां डिवाइड कर दो, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये भी आप लिख सकते हैं। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। या अगर अभी भी आपको मुश्किल लगे
तो आप रेसिप्रोकेट कर दो बोथ साइड पे, तो आप ऐसे लिख लोगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ रेसिप्रोकेट करो तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या? R1 देखो, ये R1 यहां डिवाइड करा दिया, R4 वहां जाकर मल्टीप्लाई करा दिया, और फॉर्मूला क्या बनाया? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो अगर मेरे पास R1 R2 R3 रहेगा तो मैं R4 निकाल लूंगा, दैट R4 वुड बी माय अननोन रेजिस्टेंस, R4 वुड बी माय अननोन रेजिस्टेंस। तो इन स्टार्ट मैंने आपको बताया था किस काम आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, किस काम आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज? टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। तो हमने ये अननोन रेजिस्टेंस का मामला बना लिया फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बुक ने इसको P, बुक ने इसको जो है वो P लिख दिया, लेट से इसको Q लिख दिया, इसको R लिख दिया, इसको S लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी क्या कहते हैं, हम भी R1 के बजाय P रख देते हैं, R2 के बजाय Q रख देते हैं, R3 के बजाय R रख देते हैं, और R4 के बजाय S रख देते हैं। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बुक अगर ऐसे भी लिख रही है तो क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक तो यही है तो रेजिस्टेंस ही, वो P को रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, Q को, S को, सबको किसको इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी हमने अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की है। होपफुली आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ रहा होगा। पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।